जय हिंद। वेलकम इनटू अनदर एपिसोड। तो इस एपिसोड में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ बायोलॉजी का, जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत बेसिकली हम ब्लड के बारे में पढ़ूँगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपको एक थॉट देना चाहूँगा कि जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना तन मन और धन सब कुछ लगा देते हैं, तो सच कहता हूँ मेरे दोस्तों कि कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो इसी जोश और जुनून के साथ हम अपना नया चैप्टर परिसंचरण तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे ये क्या होता है। अभी मैंने ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जिसमें ये तंत्र शब्द आता हो। सबसे पहले ये जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है, यानी कि तंत्र। बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ये थर्मोडायनेमिक्स वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्गन्स यानी कि अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। समूह को तंत्र कहते हैं, ठीक है। सॉरी, अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं, ठीक। चूँकि हमें पढ़ना है परिसंचरण तंत्र। अब इसमें परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों जुड़ा? परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट से पता चल रहा है कि ये मतलब अपने स्थान से सरक रहा होगा, यानी कि गति कर रहा होगा, या फिर परिसंचरण से पता चलता है कि यह संचरित हो रहा होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा होगा। तो ऐसे अंगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो हमारे शरीर में गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड। ऐसा केवल हमारे शरीर में एक ही पदार्थ है, उसका नाम है ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं और ब्लड पर कार्य क्या करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। 3 चीजें बेसिकली इसमें हम पढ़ते हैं। एक तो ब्लड यानी कि रक्त या रुधिर या खून, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। और ये ब्लड किसके अंदर बहता है? तो वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं यानी कि वेसल्स के अंदर प्रवाहित होता है ब्लड हमारा। और ब्लड पर और कौन सा पदार्थ है और कौन सा अंग है हमारे शरीर का जो ब्लड पर कार्य करता है? हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि हृदय, जो हृदय हमारा है, यह भी ब्लड को पंप करता है, तभी ना पूरे शरीर में पहुंचता है। तो मैं पिछले अपने 2 लेक्चर में इस टॉपिक को और इस टॉपिक को कवर कर लिया है।
और इस लेक्चर में हमें केवल पढ़ना है ब्लड। ब्लड के अंदर भी इस लेक्चर में केवल मैं प्लाज्मा नामक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। प्लाज्मा, ठीक। तो आप लोग डाल लीजिए हेडिंग क्या, ब्लड। और इस लेक्चर में हम यह बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि हमारी कभी कभी हड्डियां दर्द करती हैं, ठीक। तो ब्लड, यानी कि रुधिर, साइंस की भाषा में रुधिर पढ़ना, ठीक है। पहली बात, ब्लड के बारे में पढ़ने से पहले यह कैसा अंग है, तो यह एक टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर शब्द आ रहा है टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इस शब्द को हम समझेंगे क्या है आखिर। ब्लड हमारा एक टाइप से जलीय संयोजक ऊतक है, ठीक। तो क्या है टिश्यू, सबसे पहले इस शब्द को समझेंगे। इसमें टिश्यू क्या होता है, यानी कि ऊतक, संयोजक, जल संयोजक, या नहीं जल नहीं, यहाँ द्रव संयोजक लिख लो, द्रव संयोजक ऊतक, ठीक। तो रुधिर हमारा कैसा ऊतक है, द्रव संयोजक ऊतक रुधिर है, ठीक। अब ऊतक क्या होता है, ठीक। अब थोड़ा पीछे आओ, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। सेल स्पेशल वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका के बारे में अभी ये जान लीजिए आप कि यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक। कई कोशिकाओं को मिलाकर, बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं आपस में, तब एक ऊतक का निर्माण करते हैं, यानी कि टिश्यू का निर्माण करते हैं। जब कई कोशिकाएं, मान लिया जहाँ पर पहले एक कोशिका थी, वो कोशिकाओं का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोशिकाओं का विभाजन हो गया, कोशिका विभाजित हुई, 2 बनी, धीरे धीरे बढ़ी, ऐसे 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 10, 8 से 16, हमेशा 2 गुना होती जाएंगी, और एक ऊतक, इस टाइप से कई सारी सेल एक साथ हो जाएंगी, जिसे हम ऊतक कहेंगे, ठीक। अब कई सारे ऊतकों को मिलाकर, मतलब बहुत सबसे छोटी इकाई सेल, कई सारे सेल्स को मिलाकर एक ऊतक का निर्माण हुआ। अब कई सारे ऊतकों को मिलाकर एक अंग का निर्माण होगा। अंग यानी कि मान लिया ये हाथ की हमारे हाथ के ऊतक हैं, हाथ में ऐसे ऐसे ऊतक पाए जाएंगे जगह जगह, मतलब कोशिकाएं कह सकते हैं इसको, लेकिन कई सारे ऊतक भी कह सकते हैं इसको, ठीक। और अब कई सारे अंगों को मिलाकर एक शरीर का निर्माण हो गया। अब आपसे हम पूछता हूँ, कैसे निर्माण हुआ शरीर का, कि सबसे छोटी इकाई सेल है, सेल के विभाजन के बाद कई सारे कोशिकाओं को मिलाकर ऊतक का निर्माण हुआ, और कई सारे ऊतकों को मिलाकर एक अंग का निर्माण हुआ, कई सारे अंगों को मिलाकर एक शरीर का निर्माण हुआ, ठीक। इसके बाद मैं पढ़ूंगा
और आगे का टॉपिक है ठीक। उसके बाद ये कनेक्टिव कनेक्टिव शब्द क्यों लिख कर आया है। पहले अब लिक्विड, ये द्रव है क्योंकि इसमें वाटर अधिक पाया जाता है। ठीक, ज्यादा वाटर पाने के लिए ये द्रव है। ठीक, अब ये कनेक्टिव का कार्य क्यों कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं, अगर शरीर के सभी भागों तक आपको किसी भी चीज को सबसे आसानी तरीके से पहुंचाना है तो आप क्या करेंगे। आप कहेंगे कि उसके किसी भी वाहिका में ब्लड रक्त के रूप में उसको हम उसके ब्लड में उस चीज का मिश्रण कर देंगे। अगर आप कोई ठोस चीज उसके ब्लड में मिक्सर कर देंगे, वो गल के तुरंत पूरे शरीर में फैल जाएगा। और मतलब अगर ये हमारा मान लिया हाथ है, नहीं एक लड़का बना, ये मान लिया छुटुआ है। ठीक, छुटुआ के ये हाथ हैं तो ठीक, इधर पैर है। ठीक, अब मान लिया इसके मैंने एक सिरिंज लगाई इधर, जो विष का सिरिंज है। अब इंजेक्शन लगाया, जैसे ही यहाँ तो इफेक्ट करेगा तो करेगा ही, ब्लड में मिक्स हो गया है जो विष है, तो जैसे लगाएंगे कुछ देर बाद पूरे शरीर में इसके फैल जाएगा विष। ये कार्य किसने किया, ये कार्य ब्लड ने किया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का, शरीर के यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक कोई भी अंग ले लो, हर जगह कनेक्ट करने का कार्य यही ब्लड ही तो कर रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब आप कह सकते हैं कि हमारा ब्लड क्या है, एक द्रव संयोजक ऊतक है, मतलब कनेक्टिव लिंक का कार्य करता है ब्लड। ठीक, इसके बाद स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी सॉरी हीमेटोलॉजी। ठीक, हीमेटोलॉजी जैसे मैंने बताया था कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, वैसे ही ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी, हीमेटो का मतलब है रक्त और लॉजी का मतलब है अध्ययन करना। सिंपल, मतलब रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है पर एसएससी में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन कि ब्लड का पीएच मान कितना है, तो 7.4। मतलब ये हल्का क्षारीय होगा। आपने पीएच स्केल पढ़ी होगी 0 से 14 तक, यहाँ पर 7 होता है, 7 पर होता तो उदासीन होता है, जो कि मेरा वाटर है। अगर इससे कम होगा तो अम्लीय होगा, इससे अधिक होगा तो क्षारीय होगा, सॉरी क्षारीय होगा। ठीक, अब इतना समझ आया होगा। अब पीएच मान अगर समझ आया है तो इसके बाद मैं पूछ रहा हूँ
कि आखिर ये ब्लड बनता कैसे है मेरे शरीर में। हमारे शरीर में आप जानते ही होंगे कि बोन्स पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। मान लिया फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अच्छा, हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में। इसका सही बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन अस्थि मज्जा यानी कि ब्लड का निर्माण, रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो। तो बोन मैरो, आपको एक आश्चर्यचकित करने वाली बात बताऊं कि हमारी हड्डियां ठोस नहीं, ये खोखली होती हैं। किस प्रकार? मान लिया ये हमारे पैर की हड्डी है कोई, ठीक, ऐसे इतनी ही चादर, जो ऊपर की चादर होती है यही कठोर होती है हमारी हड्डियों की। बाकी यहाँ पर जो है ये लिक्विड भरा रहता है हड्डी के अंदर। इसी को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। ये जो बीच वाला खाली स्थान होता है हमारी हड्डी के अंदर, इसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक, या फिर बोन मैरो, ठीक, अस्थि मज्जा। और अब अगर हम आपसे पूछें कि किस प्रकार जब ये बनना स्टार्ट होता है ना, तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में होता है। चलो रेड से बनाते हैं। ये छोटे छोटे, क्योंकि ब्लड है ना रेड, इसलिए छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में होता है। ठीक, बनना स्टार्ट हो रहा है जब, मतलब सही से नॉर्मल इसको जब ब्लड मिल रहा है, सप्लाई अच्छी है, लेकिन बाई चांस यहाँ ब्लड की कमी पड़ने लगी। मान लिया ऐसे है हमारी हड्डी कोई, यहाँ पर जहाँ ये 100 पॉइंट की जरूरत थी, वहाँ केवल बच रहा बाई चांस 50 पॉइंट। 50 ग्राम कह सकते, एमएल में कर दो, एमएल। ठीक, 100 ml की जहाँ जरूरत थी वहाँ केवल 50 ml मिल रहा है ब्लड हड्डी में, जिस हड्डी में। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में बनना स्टार्ट होता है, ये पार्टिकल हल्का बड़े होने लगते हैं। जहाँ भी होता है ब्लड बड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसे बनना स्टार्ट हो जाए। जब ऐसे बनना स्टार्ट होगा तो आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम होगी और हमारी हड्डियों में पेन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हमारी हड्डियां दर्द करने लगती हैं। समझ आया होगा कि हड्डियां हमारी क्यों दर्द करती हैं। हड्डियां इसलिए दर्द करती हैं क्योंकि बोन मैरो जो है इसमें रुधिर की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे फॉर्मेशन जो हो रहा होता है उसके कण हल्का बड़े हो जाते हैं। ठीक, इतना समझ आया होगा। अब मैं पढ़ूंगा कि ये अभी बना रहे हैं, काम आएगा। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड?
क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? ब्लड बेसिकली 3 पार्ट में बटा होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सेल अथवा और कार्पोसेल। ठीक, यानी कि इसको तो प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं हिंदी में, और इसको कोशिका या कणिका कहते हैं। कणिका सेल नाम करके इसको सेल्स कर दो, कार्पोसेल्स, कोशिकाएं कर दो, बहुत सारी है ना। तो प्लाज्मा, ठीक, हमारे शरीर के ब्लड में प्लाज्मा होता है कितना? 55%। ठीक, 55% प्लाज्मा और 45% होते हैं कणिकाएं यानी कि कोशिकाएं। ये कैसा होता है? प्लाज्मा जितना भी है हमारे शरीर में ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि द्रव अवस्था में। और ये जो कोशिकाएं हैं ये ठोस अवस्था में है, सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में। अब मुझे इसके भी पार्ट बताने होंगे और इसका रंग जो होता है, फिलहाल अभी आगे बताऊंगा कि कलर हल्का पीला होता है, और रंग हल्का पीला, पेल येलो। ठीक, और अब टाइप्स ऑफ कार्पोसेल्स, इसके कितने भाग हैं? 3 भाग। 3 भाग, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और लास्ट वाली प्लेटलेट्स। ठीक, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल या फिर कार्पोसेल कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल। ठीक, प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स से है। ठीक, ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ूंगा। काफ़ी लंबा चैप्टर है, हो सकता है एक लेक्चर में केवल एक टॉपिक कंप्लीट हो, दूसरे में ये, तीसरे में ये, यानी कि 2 या 3 लेक्चर के समथिंग में ये इधर का टॉपिक खत्म होगा। इस लेक्चर में मैं केवल प्लाज्मा पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक, अब हेडिंग आप लोग लिखना हो लिख लीजिए, मैं साइड हुए जा रहा हूँ। ठीक, लिख लिए होंगे। मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ प्लाज्मा। अब अगर आपसे पूछा जाए, मैंने आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बताया। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कि मतलब वेयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, मैंने आपको बताया कि ब्लड का फॉर्मेशन केवल बोन मैरो में होता है, यानी कि ये भी तो ब्लड के ही तो पार्ट है। तो सिंपल सी बात है,
चाहे आपसे आरबीसी पूछे या डब्ल्यूबीसी पूछे या प्लेटलेट्स पूछे या प्लाज्मा पूछे, सबका आंसर होगा बोन मैरो। ठीक। अब आप डाल लीजिए हेडिंग प्लाज्मा। पहला पार्ट प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, ये तो बता ही दिया 55% भाग में प्लाज्मा है। ठीक, 55% भाग में प्लाज्मा है और लिक्विड स्टेट में है। स्टेट में है और इसका कलर कैसा है? हल्का येलो, येलो। हल्का पीला। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या होता है कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में कोई भी अगर किसी भी अंग का कलर किस टाइप का है, उसके पीछे एक पिगमेंट होता है। किसी ना किसी पिगमेंट के कारण किसी भी अंग का, कोई भी अंग किसी विभिन्न कलर में बटा होता है। जैसे ये पीला रंग प्लाज्मा का होने का कारण है बिलिरुबिन प्रोटीन के कारण। बिलिरुबिन पिगमेंट है एक। बिलिरुबिन वर्णक के कारण। बिलिरुबिन पिगमेंट। अब ये बिलिरुबिन पिगमेंट कहाँ से आया? बिलिरुबिन पिगमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा यकृत। यकृत जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यकृत से दो टाइप के वर्णकों का सिक्रेशन होता है। वह बेसिकली यकृत अपने अंदर से बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, यानी कि पित्तरस। ठीक, इस पित्तरस में दो टाइप के वर्णक पाए जाते हैं। एक होता है बिलिरुबिन और दूसरा होता है बिलिरुबिन और दूसरा होता है बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन प्रोटीन नहीं, वर्णक है, ये पिगमेंट है। इधर भी पिगमेंट। तो ये यकृत से स्रावित होता है और हमारे प्लाज्मा के रंग को हल्का पीला कर देता है। बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है हल्का, और बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण हमारे यकृत से स्रावित होने वाला ये जो बाइल जूस है, इसका रंग हरा होता है। आपको बताना भूल गया, हरा रंग। हरा रंग होने का कारण है बिलिवर्डिन पिगमेंट का पाया जाता है इसमें। ठीक, और तो इसका फंक्शन ऑफ प्लाज्मा,
फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? मेन कार्य इसका यही होता है कि इसमें यह हमारे रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ठीक। प्लाज्मा में दो टाइप, ये कैसे रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर दो टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। एक होती है फाइब्रिनोजन, और दूसरी होती है बिलीरुबिन। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन। बिलीरुबिन तो वर्णक होता है, थ्रोम्बिन दो टाइप थ्रोम्बिन प्रोटीन और बिलीरुबिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक, दो टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है, इसी की सहायता से प्लाज्मा रक्त का थक्का जमने में सहायक है। रक्त का थक्का जमने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करने से, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। इसीलिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन को ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहा जाता है, ब्लड क्लॉटिंग कराने वाली प्रोटीन। ठीक है, अगर इतना समझ आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये रक्त का थक्का मैं क्यों बता रहा हूँ जमने में सहायक है, मतलब इसका यूज क्या है, मतलब कार्य तो चलो ये करता है प्लाज्मा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? मान लिया तुम्हारी कोई उंगली कट गई। अब कटने के बाद ब्लड बहना शुरू हो जाएगा। अब जब बहने लगेगा उसके लिए उसको रोकता कौन है? रोकने के लिए हमारी ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, इसी की सहायता से, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है, इसी की सहायता से हमारा रक्त का एक थक्का जम जाता है, जिसके कारण ब्लड बहना रुक जाता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितना बड़ा कार्य है। बाई चांस मान लिया ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन ना होती हमारे प्लाज्मा में, तो सोचो अगर थोड़ा सा भी कट जाता तो लगातार 24 घंटा हमारा ब्लड बाहर निकलता रहता, और क्या होता, और धीरे कुछ टाइम में सारा ब्लड मेरे शरीर का निकल जाता और डेथ हो सकती थी। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती थी। और अगर बाई चांस आपका हाथ कट गया 3 से 5 मिनट के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जम रहा है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि डॉक्टर से संपर्क करें। अगर 3 से 4 मिनट के अंदर ब्लड का थक्का आपका ब्लड बहना नहीं रुक रहा है नॉर्मल कटिंग के बाद, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आपके हो सकता है कोई बीमारी हो, यानी कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण कम हो रहा हो या हो ही ना रहा हो। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। खाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।